नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने अपना महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। देश में एक वर्ग के द्वारा इसकी आलोचना इस संदर्भ में हो रही है कि रेलवे की हालत वैसे ही इतनी खराब है तो फिर हम बुलेट ट्रेन के पीछे क्यों पड़े। इसमें कोई संदेह नहीं कि पारंपरिक भारतीय रेलवे की स्थिति में सुधार जरूरी है, लेकिन क्या बुलेट ट्रेन जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करने को भी अपराध जैसा बना देना उचित है, खासकर उस देश के लिए जो 160 साल पुरानी रेलवे और उसके अंग्रेजों के जमाने के सिस्टम की सोच में फंसा है, जिससे निकलना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वैचारिक मातम से बुलेट ट्रेन को विलेन बना देना क्या सही है? आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या जैसे बुलेट ट्रेन ने जापान को बदला है वैसे ही वो भारत को भी बदल सकती है। आज अहमदाबाद में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और आधारशिला रख दिया। भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने जा रहा जापान वो सबसे खास देश है जिसने हाई स्पीड ट्रेन की टेक्नोलॉजी में क्रांति की है, और वो भी आज से करीब 53 साल पहले। यानी बुलेट ट्रेन के मामले में भारत जापान से करीब 53 साल पीछे है। आज पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को भारत के सपनों की लड़ाई के प्रतीक के तौर पर बताया है। पीएम ने क्या कहा यह हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया के बुलेट राजा जापान की रेल क्रांति का विश्लेषण जरूरी है। जापान को हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट के मामले में सुपरस्टार कहा जाता है क्योंकि उसकी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी, जिसे शिंकानसेन कहते हैं, उसकी ट्रेनें दुनिया में सबसे तेज ही नहीं सबसे सुरक्षित भी हैं। जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी से आज ताइवान, चीन और इंग्लैंड जैसे देशों में बुलेट ट्रेन चल रही है। भारत के अलावा जापान इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका के टेक्सास में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आने वाले वक्त में जापान अपनी ट्रेन टेक्नोलॉजी को अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील और वियतनाम में कई प्रोजेक्ट्स के लिए देने जा रहा है। पिछले 53 साल के इतिहास में जापान की इस बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेनों के साथ एक भी हादसा नहीं हुआ। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड और सुरक्षित सफर जापान को बुलेट राजा का दर्जा दिलाते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना जापान के लिए आसान नहीं था। जापान ने कैसे 1950 के दशक में ही पहली बार जनता के साधन के तौर पर बुलेट ट्रेन के बारे में सोचा, यह हम आपको बताते हैं। उस वक्त जापान में ट्रेनों की अधिकतम स्पीड भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जापान के दो बड़े शहर टोक्यो और ओसाका के बीच 5 करोड़ की आबादी रहती थी, जिससे दोनों शहरों के बीच रेल और रोड दोनों रूट पर भारी ट्रैफिक रहता था। 1950 के दशक में जापान की सोच यह भी थी कि रेलवे जल्दी आउटडेटेड हो जाएगी और आने वाले वक्त में अमेरिका, यूरोप की तरह लोग हवाई यात्रा या कारों से ही सफर करेंगे। जापान ने इन दिक्कत और सोच को तोड़ने के लिए हाई स्पीड रेलवे का सपना रखा, जिससे कम समय में लंबी यात्रा, सुविधाजनक, सुरक्षित यात्रा, ट्रैफिक पर दबाव कम हो सके। जापान रेलवे ने 1955 से रिसर्च शुरू किया। 1958 में सरकार ने प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया। 4 महीने के अंदर अप्रैल 1959 में जापान ने शिनकानसेन बुलेट प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। अगले 5 साल के अंदर 1964 में जापान ने पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चला दी, जिस रेलवे से टोक्यो से ओसाका 500 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगते थे, उसमें सिर्फ 4 घंटे लगे। अगले 1 साल में यह समय 3 घंटे 10 मिनट और अब सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट हो चुका है। जापान का अगला टारगेट है कि 500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटे 7 मिनट में पूरी हो जाए। जापान के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हाई स्पीड रेलवे की दुनिया में मील का पत्थर और क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले यूरोप में जो हाई स्पीड रेलवे पर प्रयोग हो रहे थे वो बड़े पैमाने पर जनता के लिए नहीं थे। लेकिन जापान ने बुलेट ट्रेन के जरिए यह बताया कि सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि यह हाई स्पीड ट्रैफिक में कितना काम आ सकती है। जापान को इस बुलेट ट्रेन से कैसे बदल दिया, यह भी हम आपको बताते हैं। जापान ने 1964 में बुलेट ट्रेन चलाई, तब उसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति $835 थी, अब $36,000। जापान की पहली बुलेट ट्रेन में 12 कोच थे, जिससे बाद में 16 कोच और फिर डबल डेकर बनाया। टोक्यो और ओसाका के बीच 1300 सीट की क्षमता वाली हर घंटे 26 बुलेट ट्रेन चलती। यह बुलेट ट्रेन नेटवर्क जापान के 3 बड़े शहर टोक्यो, नगोया और ओसाका की लाइफलाइन है। इस वक्त जापान में 342 बुलेट ट्रेन प्रतिदिन चलती हैं, जिसमें 5 लाख लोग प्रतिदिन सफर करते हैं।
शिंकानसेन बुलेट ट्रेन इस वक्त अधिकतम स्पीड 285 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई भी देश बंधे हुए सपनों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सपनों का विस्तार ही किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति की उड़ान तय करने का सामर्थ्य रखता है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। भारत ने अपने बरसों पुराने सपने को पूरा करने की ओर एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। क्या बुलेट ट्रेन भारत के भाग्य को बदलने वाला प्रोजेक्ट है? क्या बुलेट ट्रेन न्यू इंडिया की आधारशिला रखने वाला प्रोजेक्ट है? ये सवाल भारत में आज पहली बार बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखने के साथ बहस का केंद्र है, क्योंकि सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जिस भारत में अभी तक ठीक से पटरियों पर मौजूदा ट्रेनें नहीं चल पाती, वहां बुलेट ट्रेन के बारे में सोचना क्या सही है? समय के साथ छोटे छोटे प्रयास किए गए हैं, नई चीजें जोड़ी गई हैं। समय ज्यादा इंतजार नहीं करता। टेक्नोलॉजी जो पिछले 100 साल में नहीं बदली होगी, वो पिछले 25 साल में बदल चुकी है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर हमारी प्राथमिकता है, हमारा जोर है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस घटेगी, आर्थिक प्रगति के नए अवसर खुलेंगे। हमारा जोर है मोर प्रोडक्टिविटी विद हाई स्पीड कनेक्टिविटी। लेकिन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर वैचारिक मातम और खुद को थप्पड़ मारने जैसी बहसों के बीच एक सवाल ये भी कि भारत में अगर रेल की हालत खराब है तो क्या इसके लिए बुलेट ट्रेन को विलेन बनाया जाना सही है? और क्या जब तक पुरानी चीजें सही नहीं होती तब तक कोई नए प्रयोग नहीं किए जा सकते? और सबसे बड़ी बात यह कि एशिया के सबसे पुराने रेल नेटवर्क, दुनिया के तीसरे बड़े रेल नेटवर्क, भारत के लिए बुलेट ट्रेन क्या उस सोच से मुक्ति का रास्ता नहीं बना सकती जो सोच अंग्रेजों के जमाने की रेलवे से बनी? एंशियंट सिविलाइजेशन पर गौर करें तो देखेंगे कि उस समय गांव, शहर और लोग नदी के तट पर बसते थे। नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ वहीं पर होगी जहां हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश में कनेक्टिविटी का आधार बनाती है। रेलवे जाने के बाद कैसे अमेरिका में आर्थिक प्रगति का नया दौर शुरू हुआ था। 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन चली और फिर ये तकनीक धीरे धीरे दुनिया के 15 देशों में फैली और उसने जापान की अर्थ जगत को बदल दिया। ये आज अहमदाबाद में भारत और जापान ने प्रण किया है कि अगले 5 साल में अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। अहमदाबाद से मुंबई 508 किलोमीटर सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। जापान की क्रांति कही जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली ट्रेन से भारत में भी क्रांति आएगी, जिस स्पीड के बारे में अभी का भारत 100 किलोमीटर प्रति घंटा में ही लड़खड़ा जाता है। जब मैं गुजरात में था तब मैं बुलेट ट्रेन की जब बात करता था तो मुझे पूछा जाता था, मोदी बातें करता है बुलेट ट्रेन क्यों लाए, कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे। अब जब लाना शुरू किया तो पूछ रहे क्यों लाए। भाइयों बहनों, ये बुलेट ट्रेन एक प्रकार से जापान की भारत को बहुत बड़ी सौगात है। जितना समय लोगों को एयरपोर्ट जाने में, वहां की औपचारिकता पूरी करने में और फिर हवाई यात्रा के बाद अपने घर या दफ्तर पहुंचने में जितना समय लगता है, उससे भी आधे समय में ये हाई स्पीड रेल से मुंबई जा सकते हैं। 15 अगस्त 2022 भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। आज इस सपने को जमीन पर उतारने का काम औपचारिक तौर पर शुरू हो गया, जिसके लिए खुद जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं।
इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए यानी करीब 80% रकम जापान दे रहा है, वो भी सिर्फ 0.1% ब्याज पर। अगर कोई ये कहे कि बिना ब्याज के ही लोन ले लो और 10-20 नहीं 50 साल में चुकाना, तो कोई यकीन करेगा क्या? लोगों को ऐसा बैंक नहीं मिलते, लेकिन भारत को ऐसा दोस्त मिला है जिसने बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड़ रुपया 88,000 करोड़ रुपीस सिर्फ 0.1% ब्याज दर से ये बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देने का फैसला किया है। जापान की बुलेट ट्रेन शिंकासेन टेक्नोलॉजी जापान की प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। ये ब्रांड जापान अब भारत से दोस्ती की प्रतीक भी है। शायद यही वजह है कि आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी जापान के जा और इंडिया के आई से इस दोस्ती की जयकार की है। नमस्कार। जय जापान, जय इंडिया। そのために私はモディ首相と力を合わせます。160 साल पुरानी भारतीय रेलवे के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, जो वर्षों की पुरानी सोच में आज भी जकड़ी है और इससे छुटकारा पाने के रास्ते तलाश रही है। अगर बुलेट ट्रेन जापान से लेकर चीन और यूरोप तक आधुनिक तकनीक में क्रांति का प्रतीक बन सकती है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? भारत में बुलेट ट्रेन का सिर्फ अकेला ये प्रोजेक्ट नहीं है, अभी टारगेट और भी है। इंतजार 2022 का है, जब बुलेट ट्रेन पर भारत सवार होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लगाने से जापान को क्या फायदा है, ये भी हम आपको बताते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए यह बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि भारत जैसी क्षमता वाला इंटरनेशनल खरीदार और इतना बड़ा देश उसको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई स्पीड रेल नेटवर्क को लेकर भारत के बड़े लक्ष्य हैं, जहां सभी बड़े शहरों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जोड़ने का सपना है। अपनी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी बेचने के लिए जापान वर्षों से अमेरिका में लगा हुआ था, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हुआ। कैलिफोर्निया में जापानी बुलेट ट्रेन और वॉशिंगटन बाल्टीमोर में बुलेट ट्रेन पर जापान की बातचीत अब भी चल रही है। आखिरकार भारत के रूप में जापान को अपनी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी का पहला बड़ा इंटरनेशनल खरीदार मिला है। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट के लिए चीन और फ्रांस की रेल कंपनियां भी लगी थीं, लेकिन जापान ने बाजी मार। एशिया के देशों में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान और चीन की सरकार और रेल कंपनियों के बीच कड़ी रेस है। इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चीन ने हासिल किया। अब चीन और जापान के बीच सिंगापुर से थाईलैंड के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लड़ाई है। जापान अपने पड़ोसी देश ताइवान के बाद भारत में बुलेट ट्रेन की अपनी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी लगा रहा है, जिसमें जापान 80% रकम लगा रहा है। शर्त यह भी है कि भारत कोच सहित 30% उपकरण जापान से ही खरीदेगा। आने वाले वर्षों में 70 से 80% उपकरण और कलपुर्जों का निर्माण जापान की मदद से भारत में ही हो सकेगा। भारत में बुलेट ट्रेन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, दुनिया भर के उन देशों की नजर इन प्रोजेक्ट्स पर है जो बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी में मास्टर हैं। इसमें जापान के अलावा चीन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी जैसे देश हैं। इस वक्त भारत में 6 रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में अध्ययन चल रहा है, जिसमें दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अध्ययन चीन कर रहा है, मुंबई चेन्नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अध्ययन फ्रांस कर रहा है, दिल्ली कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अध्ययन स्पेन कर रहा है, चेन्नई और मैसूरू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अध्ययन जर्मनी के पास है। जर्मनी की सरकार मुंबई और हैदराबाद के प्रोजेक्ट पर भी बात कर रही है। कल जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से यह सवाल पूछा गया कि जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं और दोनों देश अब आधिकारिक तौर पर जापान भारत का हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, इस पर चीन का क्या कहना है? हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर चीन और भारत के बीच भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इस पर स्टडी चल रही है। क्या इस स्टडी के प्रोग्रेस के बारे में चीन कुछ बताएगा? इस सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एशिया के देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर सहयोग का चीन स्वागत करता है। चीन खुद भारत सहित सभी देशों के साथ काम करने का इच्छुक है, जिससे एशिया में आर्थिक प्रगति को जोर मिल सके। भारत और चीन के बीच रेलवे में सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर महत्वपूर्ण सहमति हो चुकी है। हाई स्पीड रेलवे पर दोनों देशों की संबंधित अथॉरिटी लगातार बातचीत कर रही हैं, जिससे सहयोग को बढ़ाया जाएगा।
वैसे बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड रेल में जो क्रांति जापान ने 53 साल पहले की, उसमें पिछले 20 साल में चीन ने भी बड़ी तरक्की की है। आज बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चीन में है। हालांकि इसमें सुरक्षा जैसे कई मसले भी सामने आए हैं, फिर भी चीन को कम लागत के आधार पर बुलेट ट्रेन के कई कॉन्ट्रैक्ट दूसरे देशों से मिले हैं। चीन हमारे यहां भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लगा है। हमारी सहयोगी अंजना कश्यप जब चीन गई थी तो चीन की बुलेट ट्रेन के बारे में दिलचस्प रिपोर्टिंग की थी, वो हम आपको दिखाते हैं। बुलेट की सवारी का वक्त आ गया है। जी हाँ, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को आइए महसूस करें। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स बिछी हुई हैं पूरे चीन में। हम 2 कंपार्टमेंट्स के बीच की जगह में इस वक्त मौजूद हैं। ये गेट है, ये नज़ारा देखिए और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय रेल में दरअसल आपको आदत होगी, स्लीपर क्लास में पहुंच जाइए, गेट खोलकर लोग वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, सुरक्षा ताक पर रखकर। लेकिन ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुलेट ट्रेन में। और ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। 2 कंपार्टमेंट्स के बीच में जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सुरक्षा एक दिखती है जब हम भारतीय रेल में देखते हैं, क्योंकि आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, खुली जगह होती है, लेकिन ये पूरी तरह से लेदर शीट से कवर्ड है। अब इस हिस्से में आ जाइए। 2 कंपार्टमेंट के बीच की ये जगह है। अगर आपको पानी चाहिए तो यहाँ पर आइए और ऐसे करके आप खुद अपने लिए पानी ले सकते हैं, साफ पीने का पानी जो इस तरह से निकलता है। फिर अब इस हिस्से में आ जाइए। लगातार जगह जगह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से दिखते रहेंगे, यानी आग बुझाने के लिए कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्टबिन्स भी हैं, तो क्लोज्ड केबिन्स में है, यानी क्लोज्ड कैबिनेट्स में है। ये डस्टबिन है जिसमें आपको अगर कुछ भी गंदगी है फेंकनी है तो आप उसमें फेंक सकते हैं। इसके बाद जरा इस हिस्से में आ जाते हैं और आपको वॉशरूम का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि अगर भारतीय रेल में सफर करना सबसे बड़ी बुरे सपने की तरह दिखता है तो उसकी वजह है वॉशरूम्स का इस्तेमाल। ये है वॉशरूम, छोटा ज़रूर है लेकिन कम से कम सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है और थोड़ी थोड़ी देर पर यहाँ पे लोग आते हैं जो सफाई करते हुए नजर आते हैं। वैसे वॉशरूम्स जैसे हम एरोप्लेन पर यूजुअली हिंदुस्तान में देखते हैं, जिसमें सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है फ्लश करने के लिए, तो ये देखिए ये तरीका है जिससे आप साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इधर बेसिन भी है, सोप वॉश भी है। जो इंतजाम इस ट्रेन के अंदर दिखते हैं उससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम एक स्तर सफाई की यहाँ पर रखी जाती है और लोग बार बार यहाँ पर सफाई के लिए पहुँचते रहते हैं। लगभग सारा का सारा खाना पहले से बाहर से बना हुआ यहाँ पर आता है। प्लेट्स को यहाँ पर पैंट्री में रखा जा रहा है और फिर लोगों को ये प्लेट दे दिए जाएंगे उनके खाने में। तो लगभग जैसा हम एयरपोर्ट पर एरोप्लेन में देखते हैं वैसे ही तस्वीर, यानी बुलेट के अंदर खाना नहीं बनता। पूरी दूरी हम तय कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, शंघाई से बीजिंग लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर है। 4.5 घंटे में हम ये पूरी दूरी पूरा करेंगे, यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने को ये ट्रेन बेताब है और उसी के साथ रफ्तार, उसकी ताकत आइए महसूस करते हैं। ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उसी रफ्तार में क्या ये बुलेट ट्रेन स्टेबल होकर, बिल्कुल स्थिर होकर आगे बढ़ती है? क्योंकि हमने भारतीय रेल में देखा है कि किस तरह से पटरियों पर रेल हिलती है। 2 बैटरी मेरे हाथ में है। इस बैटरी को हम लेकर यहाँ फर्श पर रख देते हैं और ये देखिए, एक बैटरी यहाँ और दूसरी बैटरी यहाँ। अब फर्श पर किस तरह से ये बैटरी बिल्कुल स्थिर खड़ी है लगभग, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिर होकर आप इस ट्रेन पर सवारी कर सकते हैं। अब इस एक बैटरी को लेकर मैं यहाँ पर लिटा देती हूँ, क्योंकि अब उसके लिए आगे पीछे भागना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये हालत भी देख लीजिए, जब मैं इस तरह से भी बैटरी को लिटा देती हूँ तब भी बिल्कुल स्टेबल, स्थिर अपनी जगह पर वो बैटरी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा का सारा भार, सारा की सारी जो रफ्तार है वो इस ट्रेन में ज़रूर है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन इस वक्त भाग रही है, लेकिन बैटरी स्थिर है। तो कितनी स्थिर है बुलेट, आप समझ गए होंगे। आइए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से आपको खबरदार कर दें। 25 अगस्त को राम रहीम को बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में जो हिंसा भड़की थी, उस केस में मुख्य आरोपी दिलावर इंसान को हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। राम रहीम का राइट हैंड माना जाता है दिलावर इंसान को। एसआईटी ने सोनीपत से उसे गिरफ्तार किया है। 26 अगस्त को हरियाणा पुलिस ने दिलावर इंसान के खिलाफ दंगे भड़काने, देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया था, जिसके बाद दिलावर इंसान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में आदित्य इंसान, सुरेंद्र धीमान, पवन इंसान
और मोहिंदर इंसान के ऊपर भी मुकदमा दर्ज था, जो अब भी फरार हैं। और इसके साथ ही यह खबर भी मिल रही है कि हनीप्रीत की गिरफ्तारी की जो संभावना है वो भी बढ़ गई है। खुद को बाबा कहने वाले गुरमीत राम रहीम जब कोर्ट में बलात्कारी साबित हुआ, तभी से एक लड़की को आपने उसके साथ साए की तरह चलते देखा। वो लड़की राम रहीम के साथ पंचकुला कोर्ट में भी साथ थी। कोर्ट से निकलने के बाद राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में जाती हुई दिखी, और जब राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल ले जाया गया तब भी वो लड़की उसके साथ थी। लेकिन उसके बाद वो लड़की अचानक गायब हो गई, और अब राम रहीम के साथ साथ हरियाणा पुलिस से लेकर आईबी और रॉ तक उस लड़की को देखने के लिए बेचैन है। उस लड़की का नाम है हनीप्रीत, जिसे बलात्कारी बाबा राम रहीम अपनी बेटी बताता था। लेकिन अब दोनों के बीच के असली रिश्ते की कहानियां और वीडियो सामने आ रहे हैं। हेलो, मैं हूँ सेंट डॉक्टर एमएसजी की बेटी हनीप्रीत इंसान। आपने मुझे देखा होगा अपने पापा के साथ, आपने मुझे पहचाना है FDD फादर डॉटर डिओ के रूप में। आपने हमें बहुत प्यार दिया है। देखा है, बिल्कुल देखा है। बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ बहुत बार देखा है। बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ फिल्मों में बेसिर पैर के डायलॉग्स बोलते देखा है। मतलब है दोस्ती दगा ना दे किसी को, है, और दोस्त के पीछे खड़े होके उसकी पिंड पे वार ना होने दे। है, पुराने जमाने में ऐसा होता था। आजकल तो पिंड के पीछे खड़े होके फरार हो जाते हैं। फूहड़ डांस करते देखा है। बलात्कारी बाबा के साथ डबल मीनिंग बातें करते हुए भी देखा है। राम रहीम के साथ समंदर में मस्ती करते देखा है। बलात्कारी बाबा की हनी बनकर समंदर में रंगरलियां मनाते हुए भी देखा है। बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ रेस्टोरेंट जाते हुए भी देखा है। ऐसा भी होता है ना, उल्टी बात जाती है, हमारे मुंह में उंगली दूर से भरती है और खींचा पचर। ब्लैक कमांडो की सुरक्षा में बेहद सीक्रेट तरीके से पर्दे से ढकी कारों में भी जाते हुए देखा है। बस में बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ पिकनिक मनाते हुए भी देखा है। बाप बेटी के पवित्र रिश्ते से बढ़कर मस्ती करते हुए भी देखा है। ताजमहल की जगह इसको वही संगमरमर का छोटा सा ताजमहल लाके दे देना है। तो ताजमहल ही है, क्यों गुड्डी? आपका क्या कहना भला इस बारे में? सही है, ताजमहल तो ताजमहल है, चाहे वो शो पीस हो चाहे रियल हो। हर किसी ने हनीप्रीत को राम रहीम के साथ खूब एंजॉय करते देखा है। लेकिन सुख की अनगिनत घड़ियों में राम रहीम के साथ चिपकी रहने वाली पापा की परी ऐसे फुर्र हुई है कि कहीं दिख ही नहीं रही। हनीप्रीत को आखिरी बार 25 अगस्त को पंचकुला की CBI कोर्ट में देखा गया था, यानी उस दिन जिस दिन राम रहीम को कानूनी तौर पर बलात्कारी घोषित किया गया था। उस दिन कोर्ट के गेट पर राम रहीम और हनीप्रीत की तलाशी ली गई थी। फिर जब राम रहीम बलात्कारी साबित हुआ और कोर्ट से बाहर निकल रहा था, तो भी हनीप्रीत को कोर्ट से बाहर जाते हुए देखा गया था। उसी दिन हनीप्रीत को बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे भी देखा गया था, जब राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल ले जाया जा रहा था। हनीप्रीत को बलात्कारी बाबा के साथ सुनारिया जेल के अंदर भी देखा गया, जब वो अपने प्यारे पापा को जेल छोड़ने आई थी। लेकिन जब राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई, तो हनीप्रीत को कहीं नहीं देखा गया। जब राम रहीम सजा सुनते हुए रो रहा था, तब भी हनीप्रीत को कहीं नहीं देखा गया। बलात्कारी बाबा राम रहीम जेल में हनीप्रीत की विरह की आग में जल रहा है, और हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की तलाश में चप्पलें घिस रही है। बाबा हनीप्रीत को एक बार देखने को बेताब है, और हरियाणा पुलिस सोच रही है कि एक बार हनीप्रीत दिख जाए तो उसे अच्छी तरह देखा जाए। फिलहाल हनीप्रीत बलात्कारी बाबा के दिमाग में तो आ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रही। आज हम आपको बताएंगे कि राम रहीम पर कानून की नजरें तिरछी होते ही हनीप्रीत का पूरा सिस्टम इतनी बुरी तरह कैसे हिल गया कि वो अपने प्यारे पापा को छोड़कर छूमंतर हो।
एक तरफ राम रहीम जेल में बेचैन होकर हनी हनी चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ हनीप्रीत की तलाश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां गली गली उसके पोस्टर चिपकाती घूम रही हैं। हनीप्रीत पर राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकुला में हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। हनीप्रीत पर राम रहीम को पुलिस की कस्टडी से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जा चुका है, लेकिन हनीप्रीत अब तक कानून के लंबे हाथों से बचने में कामयाब है। हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस की हिम्मत जवाब दे रही है, इसीलिए अब उसने देश की खुफिया एजेंसी रॉ की मदद मांगी है। हनीप्रीत के नेपाल भाग जाने की खबरों के बीच उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। नेपाल पुलिस से भी मदद मांगी गई है। हनीप्रीत की तलाश के लिए देश भर में इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन अब तक हनीप्रीत के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कभी उसके राजस्थान में होने की बात सामने आती है, कभी उसके मुंबई में होने की खबर मिलती है, यानी हर बार हनीप्रीत के बारे में खबर तो आती है, लेकिन वो कानून के हाथ नहीं आती। कुछ दिन पहले तक हनीप्रीत राम रहीम के साथ साए की तरह चिपकी रहती थी और हाथों में हाथ डाले घूमती थी, लेकिन बलात्कारी साबित होते ही राम रहीम के हाथों से हनीप्रीत ऐसी फिसली कि उसकी तलाश में कानून के लंबे हाथ अब नेपाल से सटे इलाकों में पुलिस स्टेशनों में उसके पोस्टर चिपका रहे हैं। देखिए, हनीप्रीत को लेके हम लोगों ने एक अलर्ट जारी किया है। जो हमारे बॉर्डर के थाने हैं, उन बॉर्डर के थानों को इस संबंध में विशेष तौर पर बताया गया है कि भाई जो डेरा सच्चा सौदा है उससे संबंधित प्रकरण में है और जो एक अभियुक्त है उसकी वो हनीप्रीत सिंह भी है, और विशेष अलर्टनेस इस नाते ये जारी की गई क्योंकि एक आशंका ये भी है कि हो सकता है हनीप्रीत जो है नेपाल बॉर्डर के जरिए नेपाल में जाने का प्रयास करें। हनीप्रीत को आखिरी बार 25 अगस्त को सुनारिया जेल में राम रहीम के साथ देखा गया था, लेकिन फिर हनीप्रीत ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग, और उसने अपने पीछे एक लेटर छोड़ा जिसमें लिखा है, मैं हनीप्रीत इंसा सही सलामत सिपाही विकास नंबर 3/783 फतेहाबाद के साथ जा रही हूँ। बस तभी से बलात्कारी बाबा राम रहीम हनीप्रीत से मिलन को बेताब हुआ जा रहा है और हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है। हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन हनीप्रीत है कि कानून के लंबे हाथों में आ नहीं रही। हनीप्रीत इंसान जो गुरमीत सिंह राम रहीम की नजदीकी रही हैं, कुछ समय से गायब हैं। हरियाणा की पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी और अब ये माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि हनीप्रीत राजस्थान के बाड़मेर इलाके से होते हुए गुजरात के अहमदाबाद या सूरत पहुंची और उसके बाद वहां से मुंबई के लिए निकल गई। बाड़मेर की पुलिस ने उनकी तलाश में नेशनल हाईवे पर कई ढाबों की तलाश की ताकि कोई सुराग मिल सके और हनीप्रीत के बारे में वो अगर कोई जानकारी मिले तो उसको आगे बता सकें। हरियाणा पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा कि हनीप्रीत को कहां ढूंढें और कहां नहीं। कभी खबर मिलती है कि हनीप्रीत नेपाल भाग गई, तो कभी खबर मिलती है कि हनीप्रीत मुंबई में है। ताजा जानकारी यह है कि हनीप्रीत के मोबाइल फोन की लोकेशन राजस्थान के बाड़मेर में ट्रेस हुई है, लिहाजा राजस्थान पुलिस के जवान हवा में तीर चलाते नेशनल हाईवे के ढाबों की खाक छान रहे हैं। आधिकारिक रूप से हरियाणा पुलिस से हमें कोई इस तरह का इनपुट नहीं मिला है और हमारी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस बारे में विजिलेंट रहने को और होटल ढाबे चेक करने के हेतु अलर्ट रहने को कहा है। हमारे लोकल लोग भी अगर इस तरह की किसी भी तरह की इस बात में सच्चाई है तो उसकी तस्दीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। हनीप्रीत को पकड़ना हरियाणा पुलिस के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है, लिहाजा देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भारत नेपाल बॉर्डर पर हनीप्रीत की तस्वीर लिए घूम रही हैं। हरियाणा और पंजाब पुलिस हनीप्रीत को खोजते खोजते थक चुकी है। अब ऐसे में रॉ और आईबी की मदद ली जा रही है। ऐसा है कि अभी तक दो जो मेन कड़ी हैं इस इन्वेस्टिगेशन की, एक आदित्य इंसा है और एक हनीप्रीत है, तो इनको पकड़ने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और दोनों का गिरफ्तार होके उनकी इंटरोगेशन होके उनकी रोल के बारे में हम उनको पकड़ना चाहते हैं। कई शहरों में और कई जगह हमारी टीमें गई भी हुई हैं और हम भेज भी रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी इनको पकड़ा जाएगा। जो हनीप्रीत राम रहीम को एक पल के लिए अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती थी, वो अपनी पसंद से राम रहीम को छोड़कर फरार हो चुकी है। देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हनीप्रीत को पकड़ने के लिए
उसकी गुमशुदगी की सारी कड़ियां जोड़ जोड़ कर देख रही हैं। खबर है कि हनीप्रीत ने आखिरी बार 25 अगस्त को रात 11 बजे डेरा चेयरपर्सन विपासना से बातचीत की थी। जिस मोबाइल फोन से हनीप्रीत ने बात की थी वो मोबाइल फोन राजस्थान से बरामद हो चुका है। डेरा की चेयरपर्सन विपासना भी कबूल कर चुकी है कि 25 अगस्त की रात को उसकी हनीप्रीत से मोबाइल पर बात हुई थी। तो क्या विपासना ही वो कड़ी है जो कानून के लंबे हाथों को हनीप्रीत के गिरेबान तक पहुंचा सकती है? विपासना है जो उसको सारा पता है। क्या पता? विपासना सब जानती है डेरे के बारे में। विपासना ने ही उसको गुड़गांव में जब उसको वो वहाँ रोहतक में से जब वो लाई गई है तो विपासना ने ही फोन किया था उसको, गाड़ी उसने ही भेजी थी। उसको पता नहीं है क्या हनीप्रीत कहाँ है, उसको पता है। मतलब विपासना राजदार है राम रहीम की, काफी राजदार है, काफी राजदार है। सालों से राम रहीम के हर कांड में उसका साथ देने वाली हनीप्रीत का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि राम रहीम के हर राज पर पर्दा डालने वाली भी हनीप्रीत ही थी और अब उसके हर राज से पर्दा भी हनीप्रीत की गिरफ्तारी से उठेगा। बाड़मेर में देव अंकुर बधावन के साथ आज तक ब्यूरो। राम रहीम 20 साल जेल की सजा काट रहा है। जेल में हनी हनी की रट लगा रहा है। पुलिस भी हनीप्रीत से मिलने के लिए बेताब है, क्योंकि एक बार हनीप्रीत कानून के हाथ लग गई तो बलात्कारी राम रहीम के गुनाहों की फहरिस्त और ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि राम रहीम के सारे काले कारनामों की इकलौती राजदार हनीप्रीत थी। ऐसे कई राज से पर्दा उठाने के लिए हनीप्रीत का मिलना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। राम रहीम हनीप्रीत को अपनी बेटी कहता था और हनीप्रीत राम रहीम को अपना पिता। लेकिन अब दोनों के बीच के रिश्ते की अलग ही कहानियां सामने आ रही हैं। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व अनुयायियों का दावा है कि राम रहीम और हनीप्रीत के बीच सिर्फ और सिर्फ मतलब का रिश्ता था। इस बात की तस्दीक खुद हनीप्रीत का पूर्व पति भी कर चुका है। हम है जी स्कैन सिंह सिद्धू और ये गुड्डी कहाँ चली गई? अरे अरे वो आज हाँ? क्या हुआ? सांस कैसे फूला हुआ गुड्डी? स्कैन सिंह सिद्धू, हाँ। आज तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। कैसे हुआ गुड्डी? बातें सुन लो और दोनों की हरकतें देख लो। इन दोनों के बीच में बाप बेटी जैसे रिश्ते का तो नामो निशान तक नहीं था। कॉली चट दोस्त होते हैं, बहुत तरह की दोस्तियां होती हैं। तो गुड्डी ये देख, हाँ। स्पेशल लेके आए हैं ये ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड्स। हाँ। दोनों की केमिस्ट्री कुछ और ही कहानी बयां करती है और दोनों बाप बेटी के रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ने में कोई कसर छोड़ते नहीं थे। हनीप्रीत ये जड़ी आवदी बाबे मसा ही पानी च पा के रंग बिरंगे बाने पा के पट्टी सवार के वो भी चला। हनीप्रीत ने राम रहीम के साथ अपने मतलब के लिए दोस्ती की। राम रहीम ने अपने मतलब के लिए हनीप्रीत को गोद लिया। दोनों ने अपना अपना खेल खेला। हनीप्रीत फिल्म स्टार बनना चाहती थी और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए हनीप्रीत ने राम रहीम से नजदीकियां बढ़ाई थी। सिर्फ 2 साल में ही हनीप्रीत ने राम रहीम के साथ मिलकर 5 फिल्में बना डाली थी। हनीप्रीत बनाई है जड़ी नाल लेके तुरया करदा सी ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਉਹਦੀ। चल होवे सानू की साडे ते। हनीप्रीत का सपना था कि वो बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ एक्शन फिल्म में काम करे। सलमान खान उसके फेवरेट एक्टर हैं और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हनीप्रीत ने राम रहीम को सीढ़ी बनाया। दिली ख्वाहिश थी भी मैं जो है अक्षय कुमार उसके साथ फिल्म बनाना चाहती थी और उसने डेरा मुखी को इसमें कंपेल भी किया। उसको फोर्स करके उसने डेरा मुखी में उसको जज कर दी और बोला गया भी इनकी डेट पूछ के ले लो और हम उस डेटों में फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। और हनीप्रीत की जे आप बार बार कहती थी भी मैं लोगों में बताती थी भी मेरी आगे वाली मूवी अक्षय कुमार के साथ। फिल्मों में काम करने की चाहत में हनीप्रीत ने मुंबई के पॉश इलाकों में करोड़ों रुपए के 3 फ्लैट खरीदे थे। इनमें से एक घर तो अक्षय कुमार के घर के पड़ोस में ही था। हरियाणा पुलिस इन दिनों हनीप्रीत को ढूंढने में लगी है और हनीप्रीत को ढूंढने के लिए राम रहीम के जिन जिन ठिकानों पर खोज जारी है उनमें से एक मुंबई के जुहू स्थित ये रिवेरा बिल्डिंग भी है। आपको बता दें कि इसी के 6ठे और 7वें मंजिल पर किराए पर राम रहीम रहा करते थे। ये बिल्डिंग जो है वो सी फेसिंग बिल्डिंग है और यहाँ पर राम रहीम का आना जाना लगा रहता था। राम रहीम के साथ साथ हनीप्रीत भी यहाँ पर कई बार देखी जाती थी। और आपको बता दें कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं एक बार उन्होंने नोटिस भी जारी किया था राम रहीम को
क्योंकि उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो हमेशा इस पार्किंग एरिया में खड़ा रहा करते थे, जिसकी वजह से बाकी लोगों को पार्किंग करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो हरियाणा पुलिस की नज़र जुहू स्थित इस बिल्डिंग पर भी है। कानून के लंबे हाथ आज नहीं तो कल हनीप्रीत तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अब तक तो बलात्कारी बाबा राम रहीम समझ ही गया होगा कि जिस हनीप्रीत को उसने अपने दिल में जगह दी, वो हनीप्रीत उसका दिल तोड़कर जा चुकी है। मुंबई से शिवांगी ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।